हिंदी वाली क्लास में शब्द विचार के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह है जो सार्थक हो या जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे सामने लिखा है जल। जल का निर्माण ज, ए, ल और ए से मिलकर के हुआ है। वहीं हमारे सामने लिखा हुआ है डचम। डचम का निर्माण ड, ए, च, ए, मैं और ए से मिलकर के हुआ है। यहाँ जो जल है वो वर्णों का समूह है और डचम वो भी वर्णों का समूह है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ जो जल है वो सार्थक है, इसका एक निश्चित अर्थ है, जबकि जो डचम है वो निरर्थक है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इस प्रकार ऐसा ध्वनि समूह है या ऐसा वर्ण समूह है जो कोई निश्चित अर्थ प्रदान करता है, वास्तव में वही शब्द की श्रेणी में आता है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, सत्य है। दूसरा विकल्प है, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई शब्द है। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या भाषा की लघुतम ध्वनि वर्ण है। लेकिन अगर बात अर्थ के आधार पर हो रही हो तो भाषा की लघुतम एवं स्वतंत्र इकाई शब्द है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। यह भी सत्य है। तीसरा विकल्प है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह है, जब तक अकेला प्रयुक्त होता है तब तक तो वह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है एवं वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ हमारे सामने है राम। यह अगर स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है तो यह शब्द है। वहीं राम का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया कि राम आम खाता है। अब जब राम का हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है तो यहाँ राम को शब्द न कह करके यहाँ राम को हम पद कहेंगे। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, यह भी सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त जो तीनों कथन हैं वो तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द तद और सम के योग से बना है। यहाँ तद का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, उसके समान। यहाँ जो उसके शब्द है वो हिंदी की मूल भाषा
संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात संस्कृत के समान। तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत के समान ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। या यूं कहें कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अग्नि, सूर्य, चंद्र, आम्र, ये जो सभी शब्द हैं, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द तद और भव के योग से बना है। यहाँ तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न होने वाले। उससे उत्पन्न होने वाले शब्द। यहाँ जो उससे हैं, उसका प्रयोग संस्कृत भाषा के लिए हुआ, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से ही हुई मानी जाती है, परंतु भाषा विकास के कारण उनके उच्चारण में वर्तमान में परिवर्तन आ गया है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का रूप परिवर्तित होकर के आग हो गया, सूर्य का रूप परिवर्तित होकर के सूरज हो गया, चंद्र का रूप परिवर्तित होकर के चांद हो गया और आम्र का रूप परिवर्तन होकर के आम हो गया। इस प्रकार आग, सूरज, चांद और आम आदि ये जो सभी शब्द हैं, वो तद्भव शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, देशज शब्द के संबंध में सत्य कथन है। पहला विकल्प है, ये शब्द किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं। देशज शब्द देश और जय के योग से बना है। यहाँ देश का अर्थ है स्थान विशेष और जय का अर्थ है जन्म लेने वाले। स्थान विशेष में जन्म लेने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार पहला जो विकल्प है वो सत्य है। दूसरा विकल्प है, इनका प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही होता है। देशज शब्दों का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं होता, इनका प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में होता है। यह भी सत्य है। तीसरा विकल्प है, इन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं। ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता, अर्थात जिनके भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं, वे भी देशज शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार यह भी सत्य है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो खचाखच,
फटाफट, घेवर, रेवड़ आदि जो ये सभी शब्द हैं वो सभी के सभी देशज शब्द की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार देशज शब्द के बारे में दिए हुए जो सभी कथन हैं वो सभी के सभी सत्य हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो भारतीय भाषाओं के अलावा किसी अन्य देश की भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो भारतीय भाषाओं के अलावा किसी अन्य देश की भाषा से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आज हिंदी में विदेशी शब्द इतने घुल मिल चुके हैं कि इनको अब हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में जैसे डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का एक विदेशी शब्द है। चाय चीनी भाषा का एक विदेशी शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का एक विदेशी शब्द है। इसी प्रकार कूपन फ्रांसीसी भाषा का एक विदेशी शब्द है। अचार पुर्तगाली भाषा का एक विदेशी शब्द है। दीवार फारसी भाषा का एक विदेशी शब्द है। इसी प्रकार अदालत अरबी भाषा का एक विदेशी शब्द है। इस प्रकार हिंदी भाषा में अनेक देशों की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है जिनको विदेशी शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं कहलाते हैं। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग-अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो शब्द है उसमें जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार शब्द है चमकदार। चमकदार जो शब्द है उसमें जो चमक है वो हिंदी भाषा का शब्द है और जो दार है वो फारसी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार शब्द है जेल खाना। जेल खाना शब्द में जो जेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो खाना है वो फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार हिंदी में वे शब्द जो दो अलग-अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं।